एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत दुख होता है जब किसी बच्ची या लड़कियों के साथ इस तरह का केस सुनने को मिलता है। अपने पल भर के मजे के लिए किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, इस तरह का घटिया काम करते हैं। क्या उनके अपने माँ बाप बहनें नहीं होती जो दूसरे के बच्चियों के साथ इस तरह का घिनौना काम करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है वे अपने घर में अपने माँ बहनों के साथ भी इस तरह का निगाह रखते होंगे, तभी तो बेझिझक होकर वे दूसरी बच्चियों को अपने हवस का निशाना बना लेते हैं। अगर उन लोगों को अपने घर में अच्छी शिक्षा, अच्छे माहौल मिलते तो शायद वे इस तरह का घिनौना काम करने के बारे में ना सोचते। मुझे सभी बच्चों के माँ बाप से यही गुजारिश है कि वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही समझाए और इस मामले पर ज़्यादा डिस्कस करें, और हर इस तरह का घटिया काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे घटिया काम तो हर रोज होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं। ऐसे केसों को घर में ही दबा दिए जाते हैं। इसी तरह की ये दर्द भरी कहानी है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं सुबह ब्रह्म शक्ति अस्पताल में बैठी बड़े डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अनुज सारे हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। तभी थोड़ी ही देर में मुझे बाहर से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी। वह चौकीदार से बहस कर रही थी। बाहर शायद काफी देर से इस तरह की चिल्लम चिल्ली हो रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि किसी भी अस्पताल के बाहर कोई तमाशा हो तो अस्पताल के लिए लोगों को यही लगता है ये हमारे हॉस्पिटल में कोई गलती थी या हमारे अस्पताल ने किसी का इलाज गलत कर दिया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ तमाशा लगा रहे हैं। ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका था। मैंने अपने चौकीदार को मना भी किया था, कोई भी औरत या आदमी या बच्चा आए उसे कम से कम अंदर ले आया करो, बाहर तमाशा न लगाया करो। लेकिन आज तो हद हो गई। जब मैंने मोहन को एक औरत को अंदर आने से रोकते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मोहन को जाकर अच्छा खासा सुना दिया और उससे कहा ऐसे किसी औरत को अंदर आने से ना रोका करे। उसने मुझसे कहा कि मैडम, उसकी एक वजह है, ये औरत 2 दिन पहले भी आई थी और उसे अनुज सर ने अस्पताल में आने से मना किया था, लेकिन ये फिर से आ गई है। उसका तो साल में 2-3 चक्कर जरूर लगते हैं। पहले ये भीख मांगने आया करती थी, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है। मुझे अनुज सर का इस तरह का एटीट्यूड बहुत बुरा लगा था। कम से कम लड़की से इतनी रूखी बात तो न करता। मैं उस लड़की को और उसकी माँ को अंदर ले आई थी। लड़की की उम्र कोई 15 साल की थी, जबकि माँ बिल्कुल 40 की लगती थी। दोनों की ही कम उम्र थे। उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं उन्हें अंदर लेकर आई। मैंने देखा कि लड़की का हुलिया बिखरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। ज्यादातर अस्पताल में मरीज अच्छे हुलिया में तो कोई नहीं आता, लेकिन उस लड़की को देखकर मुझे लगा जैसे वो बहुत ज्यादा रो चुकी हो, पूरी रात रोती रही हो। मैं अभी उस औरत से बात करना चाहती थी, उसकी माँ बोल पड़ी। मैंने बोला, ऐसी क्या समस्या हो गई है, आप मुझे खुलकर शुरू से बताइए। अगर आपकी बेटी को कोई बीमारी है तो वह भी बता दे। मेरे पूछने पर उस औरत ने रोकर कहा, उसकी बेटी की वैसे कोई बीमारी नहीं है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वह रोकर पागल हो जाती या फिर शायद अपनी जान ही ले लेती। मेरी बेटी तो फिर भी हिम्मत वाली है। उस औरत की बातों से मुझे समझ आ गई थी कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। तो फिर क्या हुआ? मैं आपकी बेटी के साथ, आप जरा मुझे खुलकर बताइए। जब उसका हुलिया देखा तो मुझे शक हो रहा था। वह बोली, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप मेरी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करें और मेरी बेटी की जांच करें। उसे 5 दरिंदों ने जानवरों की तरह नोच डाला है। मैं अपनी बेटी की वजह से इतनी परेशान हूँ, मेरा कलेजा कट चुका है। मेरी दुनिया लुट गई है। और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बेटी का सर शर्म से झुका हुआ था। मैं समझ नहीं पाई थी ऐसा कैसे हो सकता है। उन 5 दरिंदों ने आपकी बेटी को जिंदा कैसे छोड़ दिया? मैंने अगला सवाल किया तो वो बेचारी माँ फिर से तड़प उठी और कहने लगी, बस ये तो भगवान की मेहरबानी है, उसकी कृपा है। मेरी बेटी जिंदा बच गई, वरना पता नहीं वे लोग इसका क्या हाल बना देते। आप जल्दी से मेरी बेटी का टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद और भी कुछ जानकारी होगी जिन्हें मुझे ढूंढना होगा। आप भगवान के लिए मेरी मदद करिए। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हो गया क्या मतलब, अब तो हो चुका है। बस आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसकी कमजोरी दूर करके उसके दिमाग से इस सारे हादसे का असर मिटाने की कोशिश करिए। मैंने उस औरत की तरफ देखकर कहा था। फिर मैं उस लड़की को अंदर रूम में ले गई
जहां पर मुझे उसका चेकअप करना था। मैंने उसका चेकअप किया मगर मेरे चेहरे पर सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं था, क्योंकि लड़की के जिस्म पर ऐसे किसी हादसे का कोई निशान नहीं था। जबकि उसकी माँ का कहना था उसकी बेटी को 5 लोगों ने अपने हवस का शिकार बनाया है। अब मेरे दिमाग में 2 ही ख्याल आ रहे थे, या तो मुजरिम इतने चालाक थे कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए जुर्म की कोई निशानी उस बच्ची के जिस्म पर नहीं छोड़ा था, या फिर ये लड़की या उसकी माँ झूठ बोल रही हो सकता है मुझसे हमदर्दी बटोरना चाहती हो, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी। ये सवाल बड़ा खास था, ऐसा करना बनता भी नहीं था। कोई माँ अपनी बेटी के इज्जत के बारे में ऐसी बात कर भी कैसे सकती है। तो मैंने दूसरा सवाल जल्दी कर दिया था। मैंने उस औरत को अंदर बुलाया, सारी हकीकत बता दी और कहा कि तुम्हारी बेटी के अंदर ऐसी कोई निशानी नहीं मिली जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि उसके साथ ऐसी कोई घिनौनी हरकत हुई है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी का ख्याल रखें, ये बात किसी को ना बताएं। लड़की वहीं पर रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरा क्या होगा? और अगर मैं बदनाम हो गई तो मुझसे शादी भी कोई नहीं करेगा। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरे बस में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं उसकी मदद कर सकती। यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा हादसा हो जाए उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना चाहिए, वरना बाद में ऐसे टेस्ट और रिपोर्ट में कोई सबूत हाथ नहीं लगता जिससे किसी का जुर्म साबित किया जा सके। अब उस लड़की के पास भी इस सारे हादसे का कोई सबूत नहीं था और वह बिल्कुल बेउम्मीद होकर बिल्कुल अकेली खड़ी थी। ना ही उसके पास बेगुनाही का सबूत था और ना ही कुछ कर सकती थी जिससे उसकी मासूमियत को साबित किया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या होगा मेरी बच्ची का? आप कुछ बताती क्यों नहीं? उसका कोई और रास्ता है? मैं अभी उनसे ये बातें कर ही रही थी कि मुझे पता चला अस्पताल में डॉक्टर अनुज आ चुके हैं। डॉक्टर अनुज की आवाज़ सुनते ही मेरे तो होश हवास खो जाते थे, क्योंकि वह हमेशा मुझसे बड़ी सख्ती से बात करते थे। मैं वैसे भी यहाँ थोड़े दिन के लिए आई थी। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता था। मैं अपनी नौकरी को लेकर भी परेशान रहती थी और आज डॉक्टर अनुज मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे थे। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात थी जिस पर मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कमरे में जाते ही डॉक्टर अनुज ने मुझे सामने बैठने को कहा और फिर बोले, मैंने सुना है आपको लोगों से हमदर्दी जताने का तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने नजरें झुकाकर कहा तो बोले, मैं बस सब कुछ जान चुका हूँ। मोहन ने मुझे बता दिया है। आपने मोहन से बहस करके एक ऐसी औरत को अस्पताल के अंदर आने की परमिशन दी जो कि इस अस्पताल के नाम पर खराब करने के लिए काफ़ी है, और उस लड़की का केस ऐसा है इस अस्पताल का नाम खराब करने का कारण बन सकती है। इसकी बेटी के साथ ये सब हुआ है, उसे आपने यहाँ पर क्यों आने दिया? अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो हमारे अस्पताल की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? डॉक्टर अनुज की डांट सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं उस लड़की की मदद भी करना चाहती थी। तभी मुझे मोहन ने बताया कि मैंने उन माँ बेटी को यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ सिर्फ शरीफ लोगों का इलाज किया जाता है। मोहन यहाँ का पुराना चौकीदार था और यहाँ सब उसकी हर बात मानते थे। मुझे अनुज सर के इस तरह की आदत पर बहुत अफसोस भी हुआ था, लेकिन मैं मजबूर थी और चुप से अस्पताल से निकल आई थी। तभी मेरी नज़र उन माँ बेटी पर पड़ी जो एक रिक्शे में सवार होकर अपने घर की तरफ जा रही थी। दोनों बहुत मायूस नजर आ रही थी। तभी मैं गाड़ी में बैठी और उन दोनों माँ बेटी के रिक्शे का पीछा करने लगी। मैं चाहती थी कि उन माँ बेटी का घर एक बार देख लूं, ताकि अगर बाद में उनकी मदद करने के काबिल हो सकूं तो मैं उन दोनों को अपने पास बुला सकूं। इसी बहाने से उनका इलाज भी हो जाएगा। वे बेचारी ज्यादा परेशानी से बच जाएंगी। बच्ची को कोई न कोई काउंसलिंग की भी जरूरत होगी। भगवान न करे वह प्रेग्नेंट हो गई तो फिर भी उसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे डॉक्टर अनुज का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरे और भी क्लिनिक में काफी सारे लोग मुझे जानते पहचानते थे। मैंने सोच लिया कि मैं उस औरत की और उसकी बेटी की मदद जरूर करके रहूंगी। मैंने उस दिन उन लोगों का घर देखा ही थी। उनका घर एक तंग सी गली में था, जहां आसपास बहुत सारे गरीब लोग रहते थे। मुझे पूरी तरह से यकीन था कि इस लड़की को उन इलाकों में इंसाफ तो नहीं मिलने वाला था। तभी मुझे रहा नहीं गया तो मैं उनके घर चली गई। ये दोनों माँ बेटी मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गईं। कहने लगी, आपको हमारे घर का कैसे पता चला? मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा, तुम लोगों को उन 5 लड़कों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तब उस लड़की ने रोते हुए मुझे एक और बात बताई जो बड़ी चौंका देने वाली थी। उसने कहा, उन 5 ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे
और पांचों के पांचों एक ही कदकाठी के मालूम होते थे। ये बात बहुत अजीब सी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मास्क जानबूझकर पहने हों। अगर उन्हें ये डर ना होता कि लड़की हमें पहचान लेगी, वे मास्क क्यों पहनते? अगर इस मासूम लड़की को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे तो फिर उसके साथ ये कांड क्यों कर दिया? ये तो बड़ी अजीब बात थी। पुलिस और अस्पताल की मदद के बगैर उन माँ बेटी को इंसाफ तो मिलने से रहा। मैंने सोच लिया कि मैं पुलिस और अस्पताल दोनों की मदद से उनका ये केस हल करवा कर रहूँगी। उन लोगों तक मैं पहुँचूँगी जिन्होंने इस मासूम लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया और अब यूं ही ढीठ बने घूम रहे होंगे और अपने अगले शिकार को भी तलाश कर रहे होंगे। कहते हैं भगवान के हर काम में वजह जरूर होती है जिसे आम इंसान नहीं समझ सकता। फिलहाल मैं तो इस बात को भूल भाल गई थी। 2-3 महीने के बाद वह औरत दोबारा उस अस्पताल में आ गई थी, मगर इस बार उसने खुद को पूरी तरह बुर्के में ढक रखा था। किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये वही औरत है जिसे डॉक्टर अनुज ने अपने क्लिनिक में नहीं आने दिया था। शायद वो बेचारी बार बार इसलिए उस अस्पताल में आती थी क्योंकि उसे मेरे मदद की जरूरत थी कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। उस दिन के बाद से मैं उसे भूल गई थी, लेकिन वह मुझे नहीं भूली थी। आज वही आई थी। उसकी सांस फूल रही थी, वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उसे वजह पूछी तो कहने लगी, मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मैं तो जिल्लत और गरीबी से भाग रही थी, वो मेरे पल्ले आ पड़ी है। मैंने उस औरत को बड़ी हैरानी से देखा। अब क्या हो गया? आपकी बेटी के बारे में क्या किसी को पता चल गया? आप घबराइए मत, मैं आपका साथ दूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, वे बात नहीं है। आज सुबह से मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। उसे उल्टी हो गई है और मुझे शक है वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब से उल्टी हुई है तभी से उसकी हालत बहुत अजीब सी है। वैसे तो उसे कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप उसे चेक कर लें तो मेरा शक दूर हो जाएगा। मैं उसके माँ का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती। मैंने उस लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट किया। थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने मायूसी से उसकी तरफ देखा था। उसने भी अपना सर झुका लिया। हे भगवान, एक के बाद एक परेशानी मेरे नसीब में आ रही है। अब क्या करूं? आप बताइए। मैंने उसकी बेटी की तरफ देखा जो बहुत ही कमज़ोर और लाचारी सी थी। मैंने कहा, दूसरा कोई रास्ता तो सोचना भी नहीं। आपकी बच्ची पहले ही बहुत कमजोर है, उसे खून की कमी है। अगर आपने उसके साथ कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, आपको उस बच्चे से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर आपके लिए, आपकी बेटी की जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अच्छा है जो कुछ हो गया है उसे स्वीकार कर लो। दीदी, क्या ये सब बात इतना आसान है कि मैं ये सब स्वीकार कर लूं? मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। उस औरत की आंखों में आंसू थे। फिलहाल बिन ब्याही बच्ची का माँ बन जाना एक माँ के लिए बहुत दुख की बात होती है, बल्कि उसके लिए तो सारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। लड़की मोहिनी मेरे सामने बैठे रो रही थी। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी का क्या होगा? ये बच्चा पैदा होने के बाद तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। तुम फिक्र मत करो। मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया है, तुम्हारी खोई इज्जत वापस मिल जाएगी। ये बात सुनकर मुझे बुत की तरह देखने लगी। क्या कह रही हो दीदी? क्या तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अब क्या हो सकता है? लेकिन मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है, तुम यकीन मानो, बहुत शानदार है और जबरदस्त भी है। उसे न सिर्फ मुजरिमों तक पहुंचा जा सकता था, बल्कि उस लड़की को इंसाफ भी दिलाया जा सकता था। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश और मेहनत और सब्र से काम लेना था। मैंने अपनी एक सहेली से भी बात की जिसकी पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। साथ ही स्कूल कॉलेज वालों से भी काफ़ी जान पहचान थी। वह बहुत सारी समस्याओं पर औरतों की मदद कर चुकी थी। किसी न किसी की मजबूरी हर महीने हल किया करती थी। इस बार मैंने उसे मोहिनी के बारे में भी बताया तो उसने मुझे एक अनोखी बात कही और आइडिया भी दिए। कहने लगी, तुम लड़की को मेरे पास रखो, उसका जो भी बच्चा होगा वो मैं अपने पास रखूंगी। लड़की के रिश्तेदारों को ये नहीं पता होना चाहिए कि लड़की रातों रात कहाँ गई। मशहूर कर दो कि कहीं पढ़ने के लिए बाहर एडमिशन करवा दिया है, वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा ही किया। 2 दिन के बाद मोहिनी के घर गई। उन लोगों के घर में मायूसी थी। अब उसके भाई को भी ये बात पता चल चुकी थी। अब तो जैसे सबको सांप सूंघ गया था। बाप तो चाहता था कि इज्जत के नाम पर वह अपनी बेटी को जान से ही मार दे, लेकिन औलाद सभी को बहुत प्यारी होती है। सोचते तो सब ही हैं, मगर दिल से औलाद के लिए सख्ती करना कोई नहीं चाहता। मोहिनी का बाप भी कह सुनकर चुप हो गया था और अब मायूसी से अपने रुसवाई का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके ख्याल में अब इस बात का कोई फायदा भी नहीं था।
फिर मैं अपनी सहेली के कहने पर एक स्पीकर में ऐलान करवाया था। यह ऐलान सबके लिए खुशी का था क्योंकि मैंने एक मुफ्त मेडिकल चेकअप का ऐलान लगवाया था। ये मेडिकल चेकअप बिल्कुल मुफ्त में था। उसमें कोई भी आकर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकता था। उस ब्लड टेस्ट के जरिए उन्हें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जाना था। ब्लड टेस्ट के अलावा मेरा मकसद यहाँ के लोगों की जान पहचान करना था, क्योंकि मोहिनी के मुजरिमों के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प थी। उन लोगों ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। आखिरकार मैंने मोहिनी से प्यार से बात की। जिस दिन मैं कैंप लगाकर चेकअप करना शुरू करूंगी, मेरे साथ तुम भी बैठोगी। तुम पर्दे में बैठी रहना और मुझे पर्ची देते जाना। जिस पल उस आदमी को तुम पहचान लो, फिलहाल यहाँ सब आसपास के लोग ही होंगे, तुम्हारे इलाके के जानने वाले लोग हैं, तो यकीनन तुम अपने मुजरिमों को पहचानने में कामयाब हो जाओगी। मोहिनी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकती थी, लेकिन आंखों की बनावट पर कई सारी ऐसी चीज होती हैं जिसे किसी इंसान के बारे में पता लगाया जा सकता है। मोहिनी के दिल में भी शक था कि आखिर ये सब किसने किया है। वह पांचों बदमाश लड़के एक जैसे ही लग रहे थे और वैसे भी उनके चेहरे पर मास्क था। इस सारी कहानी पर एक सवालिया निशान था। वो मोहिनी को जानते थे, मैं यकीन से कह सकती हूँ, इसलिए उन लड़कों ने अपना चेहरा मास्क से छुपा लिया था ताकि मोहिनी पहचान न पाए। फिलहाल जिस दिन हमें वह कैंप लगाना था, मोहिनी पर्दे के पीछे बैठ गई। मैंने अपने कैंप का शुरुआत किया। थोड़ी देर के बाद एक लड़का कैंप में आया और मोहिनी ने मुझे पर्ची भिजवा दी कि मुझे इस लड़के पर शक है। मैंने लड़के की बड़ी बारीकी से उसका ब्लड सैंपल भी ले लिया था। मैंने करीब 10 से 15 लड़कों का इसी तरह से ब्लड सैंपल इकट्ठा कर लिया था। अब बस मुझे अगले पल का इंतजार था, जिसे आने में कुछ टाइम बाकी था। मुझे करीब 5 से 6 दिन बीत गए थे। मैंने उस ब्लड सैंपल के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। मैंने कैंप में बैठे उन 15 लड़कों का ब्लड सैंपल और डीएनए टेस्ट भी करवाया था। अब बस मुझे मोहिनी के बच्चा पैदा होने का इंतजार था। जो दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरी बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मोहिनी की माँ भी अपने रिश्तेदारों को अलग से सवालों का जवाब दे देकर थक चुकी थी, क्योंकि वे लोग हर दिन पूछते कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई, कहीं किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। मोहिनी की माँ बेचारी कितने झूठ पर झूठ बोलती। भगवान भगवान करके 9 महीने का टाइम बीत चुका था। डॉक्टर अनुज को अभी तक इस बात का पता नहीं लगा था कि गलत नाम और गलत पता लिखकर मैं अभी तक मोहिनी का इलाज कर रही हूँ। उनके ख्याल में तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बन जाना था, लेकिन मैं तो मोहिनी की मदद करने पर डटी हुई थी। बच्चे की पैदाइश वाले दिन मोहिनी बहुत परेशान थी। उसके आंखों में आंसू थे। वे बार बार एक ही बात कर रही थी कि अगर मेरी जान जाने का खतरा हो तो मुझे मत बचाना। अब इस पाप के बाद मैं किसी के काबिल नहीं रही, ना किसी का घर बसा सकूंगी, ना किसी से शादी कर सकूंगी। तो बस अगर मेरी जान जाती है तो जाने दो। उसकी इस तरह की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिलहाल उसको बच्चा पैदा करने का दर्द उठने लगा था। हैरानी की बात तो ये थी, मोहिनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वह बच्चे बेहद खूबसूरत थे। उनके चेहरे पर नजर नहीं टिक रही थी। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दोनों बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हों। उनको देखकर एक पल के लिए भी गुस्से का सवाल पैदा नहीं होता था। उन्हें देखकर बस ममता जाग उठी थी। आखिरकार बच्चे पैदा हो गए थे। अब डीएनए टेस्ट मैच करने का टाइम आ गया था। मैंने मोहिनी के माँ बाप को भी बुलवा लिया। जिस लड़के का डीएनए सैंपल मोहिनी के बच्चे के साथ मैच हुआ था, वही उसका बाप था। मैंने तो अपनी मेडिकल कैंप के जरिए ये बात मालूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आखिरकार मुझे उसका नतीजा भी मिल चुका था। लेकिन बच्चों के बाप का नाम सुनकर सिर्फ मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि मोहिनी के माँ बाप भी परेशान हो गए थे। मुझे नहीं लगता वह उसे स्वीकार करेगा और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के मुजरिमों में उस आदमी का भी हाथ होगा। अब फिलहाल बाकी लड़कों का भी पता चल जाएगा, लेकिन ये कब तक बताएगा? आपको तो पता है, ये तो यहाँ के इज्जतदार और घमंडी लोग हैं और ठहरे गरीब लोग, हमारी कहाँ सुनी जाएगी। मोहिनी की माँ तो पूरी तरह मायूस हो गई थी, लेकिन मैंने उन लोगों को तसल्ली दी कि उन दोनों बच्चों को देखकर कोई आदमी मोहिनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमें उनके घर जाकर पता करना चाहिए। मोहिनी के बच्चों का बाप एक बहुत बड़ा घमंडी आदमी था। क्योंकि मेरी भी इस इलाके में खासी जान पहचान थी, मैंने मोहिनी की तरफ से जो बात करने का फैसला किया, उन जुड़वा बच्चों को लेकर मैं उस आदमी के घर पहुंच गई, जिसका नाम रघुवीर था और उसका बेटा पुनीत एक नंबर का मक्कार और नौजवान लड़का था।
उस इलाके में बहुत सारे इस तरह के फालतू काम भी उसने ही करवाए थे। मेरी सारी बात सुनने के बाद गुस्सा करने के बजाय रघुवीर ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करने की धमकी देते हुए उन 2 मासूम बच्चों को उनकी मां समेत स्वीकार करने का फैसला किया। बेटे पुनीत के पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। वह अपनी बाप की बात मान लेता, मगर वह सर झुकाए बैठा हुआ था। फिलहाल वह एक ऐसी लड़की को कैसे अपनी पत्नी स्वीकार कर सकता था जिसे उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हवस का निशाना बनाया था। उसके लिए ये स्वीकार करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन भगवान की करनी ऐसी कि बच्चों का सिर्फ रघुवीर के बेटे से ही डीएनए मैच हुआ था। पुनीत का तो जैसे खून खौल गया था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन अब तो पुनीत को अपने दोनों बेटों से लगाव हो गया था। वह उसे मना नहीं कर सकता था, ना ही उसकी जान ले सकता था, ना उनका बाप होने से मना कर सकता था। अपने पाप को अच्छी तरह जानने के बाद आखिरकार फैसला किया कि वो मोहिनी से शादी करेगा, लेकिन उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो वह उन लोगों का सामना नहीं कर सकता जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ ऐसे जुल्म किया और उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। कुछ ही दिन में मोहिनी के कागजात भी तैयार हो गए। मोहिनी ने कोर्ट में उससे शादी कर ली और उस शहर से दूर अपने पति के साथ रहने लगी। 10 साल बीत चुका है और वह कहती है, भगवान के हर काम में कोई न कोई वजह जरूर होती है। उसके जुल्म की हद हो चुकी थी। मुझे अपनी जन्म धरती की बहुत याद आती थी और मैं वापस अपने गांव आना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर रहना दुख और दर्द को भुला देने वाली बात है। मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।